नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार, राजनीति विज्ञान के मूल आधार इसमें हमारा शीर्षक रहेगा राजनीतिक दल। और राजनीतिक दल में हमारा जो अध्ययन रहेगा आज का वो बहुदलीय शासन, बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय शासन व्यवस्था, बहुदलीय शासन व्यवस्था, बहुदलीय सरकार। हम एक बार देख लेते हैं कि हमने राजनीतिक दलों में कौन कौन से टॉपिकों का अध्ययन किया। राजनीतिक दल की आज के जो टॉपिक हैं उनमें हमने कौन कौन से टॉपिकों का अध्ययन कर लिया। हमारा पहला टॉपिक था राजनीतिक दलों का महत्व। इनका महत्व क्या है? महत्व को हमने कई बिंदुओं के आधार पर समझा, कई बिंदुओं के आधार पर समझने की कोशिश की। फिर हमारा दूसरा था राजनीतिक दलों की परिभाषा, राजनीतिक दलों की परिभाषा। फिर हमारा तीसरा था राजनीतिक दलों के तत्व, राजनीतिक दल, महत्व, परिभाषा, तत्व, आवश्यक तत्व कौन कौन से। फिर राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति के आधार, किन किन आधार पर राजनीतिक दलों की उत्पत्ति हुई है, किन किन आधार पर राजनीतिक दलों को उत्पत्ति की जा सकती है। फिर हमने राजनीतिक दलों की कार्य, राजनीतिक दलों की कार्यकौलिक भूमिका, कार्यकौलिक भूमिका कि कौन कौन से कार्य है राजनीतिक दलों की। तो जो मुख्य हम समझते हैं चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, ये मुख्य कार्य। फिर हमने दल प्रणाली का मूल्यांकन किया, दल प्रणाली का मूल्यांकन। दल प्रणाली के मूल्यांकन में हमारा जो अध्ययन था वो गुण मौलिक दोष का था। राजनीतिक दलों के गुण कौन से हैं, दोष कौन से हैं, इनका हमने उसके मूल्यांकन में अध्ययन किया था। फिर हमारा जो अध्ययन का बिंदु है वो रहा राजनीतिक दलों को दोषों को दूर करने के उपाय, दोषों को दूर करने के उपाय। राजनीतिक दलों में जो दोष है उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, ये हमने अध्ययन किया था। फिर हमारे दल प्रणाली का अंतिम जो था वो कौन कौन से रूप हैं। नंबर एक दलीय व्यवस्था। नंबर एक क्या है हमारा, एक दलीय। जिन देशों में एक दल है, इसका उदाहरण हम साम्यवाद चाइना और सोवियत रूस को ले सकते हैं। एक दलीय प्रणाली, एक दलीय प्रणाली। दूसरा हमारा बहुदलीय प्रणाली, दूसरा हमारा है बहुदलीय प्रणाली, सॉरी द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय प्रणाली का उदाहरण हम दो देशों का ले सकते हैं, अमेरिका और ब्रिटेन, अमेरिका और ब्रिटेन। फिर तीसरी हमारी है बहुदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली। इसका उदाहरण भारत देश का ले सकते हैं, भारत देश का कर सकती हैं। ये राजनीतिक दलों के रूप है, ये राजनीतिक दलों के प्रकार है। हमने राजनीतिक दलों के रूप को एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली, तीन रूप उसके है, जिसमें हमने नंबर एक दलीय प्रणाली, इसका अध्ययन हमने कल वाले वीडियो में कर दिया था। दूसरा हमारा है द्विदलीय प्रणाली, इसका अध्ययन भी हमने कल वाले वीडियो में कर दिया था, इसके गुण दोषों की बात कर ली थी। तीसरा जो आज हमारा अध्ययन बिंदु है वो है
बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली क्या है, बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या है, इसका अध्ययन हम करेंगे और इसका अध्ययन हम सुचारू रूप से अब करेंगे। यदि किसी देश में, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, यदि किसी देश में एक दल प्रभावी हो, एक दल शासन की नीतियां बनाने में भूमिका निभाता हो, एक दल बहुत बड़ी भूमिका निभाते हो, तो इस देश को, इस प्रणाली को हम एक दलीय प्रणाली कहते हैं। जब किसी देश की शासन व्यवस्था में दो दल समान रूप से अपनी राजनीति में भूमिका निभाते हो तो उसे हम द्विदलीय कहते हैं। बहुदलीय जब किसी शासन व्यवस्था में, मैंने आपको उदाहरण बता दिया, एक दलीय में हमारा चीन, USSR सोवियत रूस, द्विदलीय में हमारा UK USA यानी ब्रिटेन और अमेरिका, बहुदलीय फ्रांस, जर्मनी, भारत और नए जितने भी देश है, नए जितने भी देश है, उन सब में यह व्यवस्था है जहां बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण अध्ययन करते हैं। यदि किसी देश की राजनीति में काफी बड़ी संख्या में राजनीतिक दल हो तो उसे बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। महाद्वीपीय यूरोप के अधिकांश देशों में, विशेषतः फ्रांस में बहुदलीय प्रणाली है। फ्रांस में कभी कभी इन दलों की संख्या 17 से 20 तक हो जाती है और भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण 1999 के बाद दो अलायंस कार्य कर रहे हैं, एक यूपीए और एक एनडीए। यूपीए और एनडीए कांग्रेस के गठबंधन से जो नेतृत्व कर रहा है यूपीए, भाजपा के गठबंधन में जो नेतृत्व कर रहा है एनडीए। यानी ये सारी व्यवस्था, सारा कार्य वही है कि बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण बहुत सारे दलों का समर्थन करने के लिए इस प्रकार का गठबंधन स्थापित किया जाता है। बहुदलीय प्रणाली वाले देश में जितने भी बहुदलीय देश है वहां संस्थात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। जो कोई भी राजनीतिक दल अकेले ही मंत्रिमंडल का निर्माण करने की स्थिति में नहीं होता, तो जब कोई दल अकेला सरकार बनाने की स्थिति नहीं है तो वह मिले जुले मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत अब तक एक राजनीतिक दल को प्रधानता की स्थिति प्राप्त थी। कब तक? 1980 के दौर तक। इसी कारण बहुदलीय व्यवस्था होते हुए भी एक दल की सरकार का निर्माण संभव हो चुका। लेकिन 9वीं विधानसभा 1989 के बाद वो स्थिति नहीं रही। 1996 में 11वीं लोकसभा में भी वह स्थिति नहीं रही जिसमें कई दलों की सरकारों ने मिलकर सरकार बनाई। नेक्स्ट जो हमारा है बहुदलीय व्यवस्था के लाभ। बहुदलीय व्यवस्था के लाभ, बहुदलीय शासन व्यवस्था के लाभ क्या है, फायदे क्या है? यदि आलोचकों ने बहुदलीय प्रणाली के बहुत सारे दोष निकाले हैं, लेकिन गुण भी बताए जा सकते हैं। वास्तव में द्विदलीय प्रणाली के दोष ही बहुदलीय प्रणाली के लाभ हैं, जिसका उल्लेख निम्नानुसार किया जा सकता है। नंबर 1, मतदाताओं को अधिक स्वतंत्रता। मतदाताओं को अधिक स्वतंत्रता, यानी मतदाताओं के सामने एक या दो विकल्प नहीं होते कि उनको ही वोट देना है, वो दोनों पसंद नहीं हो तो वोट या तो वोट देना या मन मारे मन से एक को कमजोर समझ के दूसरे को मत देते। ऐसा नहीं है बहुदलीय व्यवस्था में। जहां दलों की संख्या अधिक होगी, जहां बहुदलीय व्यवस्था होगी, वहां मतदाताओं को स्वाभाविक रूप से दल के चयन की अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, क्योंकि कई दलों में से अपने ही समान विचार रखने वाले किसी दल का, किसी पार्टी का समर्थन कर सकते हैं। नंबर 2, मंत्रिमंडल की तानाशाही संपूर्ण नहीं। मंत्रिमंडल की तानाशाही संभव नहीं। बहुदलीय शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा लाभ
गुण यह है कि इसमें मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था की तानाशाही संभव नहीं है। बहुदलीय प्रणाली में सामान्यतः व्यवस्थापिका में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता, अतः मिले जुले मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है और मिला जुला मंत्रिमंडल कभी भी स्वेच्छाचारी नहीं कर सकता, तानाशाही नहीं कर सकता, मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार ने साझेदार विभिन्न दलों में से किसी एक दल की असंतुष्टि सरकार को अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है। नंबर 3, सभी विचारधाराओं का व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व। सभी विचारधाराओं का व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व। सभी विचारधाराओं का व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व। बहुदलीय व्यवस्था में बहुदलीय शासन व्यवस्था की सबसे बड़ा गुण या लाभ यह है कि इसमें सभी विचारधाराओं का व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व रहता है। जहां बहुदलीय व्यवस्था होती है वहां व्यवस्थापिका के सभी विचारधारा के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है और राष्ट्र के सभी वर्गों के विचार सुने जा सकते हैं। नंबर 4, राष्ट्र दो विरोधी गुटों में नहीं बंटता। राष्ट्र दो विरोधी गुटों में नहीं बंटता। बहुदलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था में क्या है कि दो दलों की दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। दो दलों की दो अलग अलग विचारधारा होने के कारण, दो दलों की दो अलग अलग विचारधाराएं होने के परिणाम स्वरूप क्या है, जो राष्ट्र है दो विरोधी गुटों में बंट जाता है। तो इस व्यवस्था में ऐसा संभव नहीं है। इस व्यवस्था में ऐसी कोई बात नहीं है कि राष्ट्र दो विरोधी गुटों में बंटे। जहां बहुदलीय व्यवस्था होगी वहां दलीय भावना प्रबल नहीं हो पाती। विभिन्न दलों में कुछ सीमा तक पारस्परिक सहयोग का मार्ग अपनाया जा सकता है। इस प्रकार राष्ट्र दो विरोधी गुटों में बंट जाने का भेद नहीं होता। नंबर 5, व्यक्तित्व बनाए रखने का अवसर। व्यक्तित्व बनाए रखने का अस्तित्व। सबसे बड़ा लाभ यह है बहुदलीय व्यवस्था में कि यह व्यक्ति की कुछ सीमा तक अपना व्यक्तित्व बनाए रखने का अवसर देती है। यदि एक दल उसके विचारों के अनुसार नहीं रह पाता तो वह दूसरे दल को अपना सकता है और अपना व्यक्तित्व इस भय से एक दल को खो देना पड़ता है कि दूसरा दल उसके विचारों का पूर्णतः विरोध है। इस प्रकार व्यक्ति की विचार स्वतंत्रता और उसके व्यक्तित्व की रक्षा संभव होती है। नेक्स्ट है बहुदलीय पद्धति के दोष। बहुदलीय प्रणाली के दोष। बहुदलीय प्रणाली के दोष क्या है, बहुदलीय प्रणाली की कमियां क्या है, हमारा इस यहाँ अध्ययन यह रहेगा। बहुदलीय प्रणाली के गुणों की संख्या में अधिक है, लेकिन इसका उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है। दोषों की संख्या गुणों से अधिक है, उनका उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1, शासन में स्थिरता। शासन में अस्थिरता सबसे बड़ा और सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ी कमी यह है बहुदलीय प्रणाली की कि बहुदलीय व्यवस्था से मिले जुले मंत्रिमंडल को जन्म देता है, जो कि बहुत अस्थिर होता है। जहां कहीं भी शासन में साझेदारी राजनीतिक दलों के हित परस्पर टकराते हैं, वहीं विवाद हो जाता है और परिणाम स्वरूप शासन का पतन होता है। बहुत जल्दी बदलने वाली ये सरकारें जनता के हित पर विचार नहीं कर पाती। बहुदलीय व्यवस्था के कारण फ्रांस को एक लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरना पड़ता था।
फ्रांस के विदेश मंत्री एम ब्रिया ने एक अवसर पर कहा था, फ्रांस में जिस दिन प्रधानमंत्री पद ग्रहण करता है उसी दिन उसके साथी द्वारा उसके पतन के लिए कार्य करना शुरू कर दिया जाता है। नंबर 2, नीति की अनिश्चितता। नीति की अनिश्चितता। नीति की अनिश्चितता सबसे बड़ी बात, सरकारों में शीघ्र परिवर्तन होने के कारण, सरकारें जल्दी जल्दी बदलने के कारण सरकार की नीति में अनिश्चितता उत्पन्न होती है, जिसका शासन के समस्त स्वरूप पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सरकार के होने वाले निरंतर परिवर्तन दीर्घकालीन योजना को व्यवहारिक रूप से असंभव बना देते हैं, दीर्घकालीन योजना को व्यवहारिक रूप से असंभवता की ओर ले जाते हैं। नंबर 3, शक्तिशाली विरोधी दल का प्रभाव। शक्तिशाली विरोधी दल का प्रभाव। शक्तिशाली विरोधी दल का प्रभाव। इस शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी ये, सबसे बड़ा दोष ये कि बहुदलीय पद्धति में एक व्यवस्थित तथा शक्तिशाली विरोधी दल जो संसदीय प्रजातंत्र का आधार है, उसका विकास संभव नहीं हो पाता। शक्तिशाली विरोधी दल के अभाव में जनहित के कार्यों की अवहेलना की आशंका बनी रहती है। नंबर 4, कार्यपालिका की निर्बल। कार्यपालिका की निर्बल स्थिति। बहुदलीय प्रणाली का एक दोष यह भी है, इसमें कार्यपालिका निर्बल रहती है, क्योंकि दलों जो सहयोगी दल है उनसे समर्थन वापस लेने की खींचतान बनी रहती है। बहुदलीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत निर्बल रहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री को हमेशा ही अलग अलग राजनीतिक दलों को प्रसन्न रखना पड़ता है। ऐसी कार्यपालिका की स्थिति शोचनीय हो जाती है, जिसके सिर से लेकर जिसको सिर पर सदैव अविश्वास के प्रस्ताव की तलवार लटकी रहती है। नंबर 5, स्वार्थी नीतियों का प्रभुत्व। स्वार्थी नीतियों का प्रभुत्व। बहुदलीय प्रणाली की एक दोष यह है, इसमें स्वार्थी नीतियों का प्रभुत्व रहता है। बहुदलीय सरकार में जनता सरकार के निर्णय का निर्माण नहीं होता, वरन यह तो चालाक और स्वार्थी राजनीतिकों के लिए परस्पर गठबंधन का कार्य करता है। चालाक और स्वार्थी राजनीतिकों के परस्पर गठबंधन के अनुसार कार्य करता है, इसके कारण स्वार्थी नीतियों का प्रभुत्व हो जाता है। नंबर 6, कार्यकुशलता में कमी। कार्यकुशलता में कमी। बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दल के नेताओं का ध्यान सरकार तोड़ने, गठजोड़ करने तथा किसी भी सरकार को बनाने की ओर रहता है। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक कार्यकुशलता में कमी आती है। नंबर 7, दीर्घकालीन नियोजन संभव नहीं। दीर्घकालीन नियोजन संभव नहीं। दीर्घकालीन नियोजन संभव नहीं। बहुदलीय पद्धति में कभी कभी सरकारों में परिवर्तन होता है, जो लंबे समय को ध्यान में रखकर देश की प्रगति के लिए किसी भी सरकार की योजना का निर्माण संभव नहीं हो पाता। इस प्रकार बहुदलीय पद्धति देश की प्रगति में बाधक होती है। निष्कर्ष, नेक्स्ट है हमारा निष्कर्ष। राजनीतिक दलों के निष्कर्ष की क्या विवेचना कर सकते हैं। निष्कर्ष में द्विदलीय, बहुदलीय, एकदलीय
विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि बहुदलीय प्रणाली में गंभीर दोष और भयंकर आशंकाएं हैं। बहुदलीय सरकार मिलीजुली सरकारों को जन्म देती है जो बहुत अधिक कमजोर अस्थायी होती है, जिसे जनहित के स्थान पर अस्तित्व बनाए रखने की चिंता बनी रहती है। वास्तव में बहुदलीय सरकारों के चाहे कितने भी गुण बताए जाते हो और लोक भावना में वास्तविक विभाजन चाहे वह कितना विषय रूप में प्रकट हो, व्यवहारिक आदर्श के रूप में उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रशासन की सबसे बड़ी आवश्यकता स्थायित्व होती है, अनिश्चितता का अभाव, एकता, उत्तरदायिता निश्चित होती है। ये सब गुण द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार हमने आज हमारा टॉपिक राजनीतिक दल पूरा किया। राजनीतिक दल में हमने जो अध्ययन किया, राजनीतिक दलों के महत्व की बात की, परिभाषाओं की बात की, तत्वों की बात की, तत्व के आधार की बात की, कार्य और भूमिका की बात की, दल प्रणाली का बुनियादी दोषों की बात की, दोषों को छोटे उपाय बताए, फिर हमने दल के रूप बताए, एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय और बहुदलीय। एक दलीय और द्विदलीय का हमने वर्णन पूर्व में कर दिया। एक दलीय जहाँ एक दल शासन में प्रभावी हो, एक दल जहाँ दो दल प्रभावी हो, वहाँ द्विदलीय, और जहाँ शासन में बहुत सारे दल प्रभावी हो उसे बहुदलीय शासन कहते हैं। अब बहुदलीय शासन के लाभ या गुण की बात करते हैं। मतदाताओं को अधिक ऑप्शन मिलती है कि हम किसको वोट दें, सबसे बड़ा गुण। दूसरा है मंत्रिमंडल में तानाशाही शब्द नहीं रहती, क्योंकि सहयोगी दल तो सरकार की टांग खींचने में लगे रहते हैं। तीसरा है सत्ता सभी विचारधाराओं का व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व होता है। अलग अलग विचारधारा के दल होते हैं, सभी विचारधाराओं का व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व होता है। चौथा है राष्ट्र दो विरोधी गुटों में नहीं घुसता। नंबर 5वां है व्यक्तित्व बनाए रखने का अस्तित्व बनाते हैं। बहुदलीय प्रणाली के दोष क्या है? शासन में स्थिरता रहती है, नीति की अनिश्चितता होती है, शक्तिशाली विरोधी दल का प्रभाव होता है, कार्यपालिका की निर्बल स्थिति रहती है, स्वार्थी नीतियों का प्रभुत्व रहता है, कार्यकुशलता में कमी रहती है, दीर्घकालीन जीवन संभव है। इस प्रकार हमने राजनीतिक दल का पूरा अध्ययन किया और आज हमारा बहुदलीय व्यवस्था को बहुदलीय प्रणाली को पढ़ा, बहुदलीय प्रणाली का अध्ययन किया। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग घर पे पढ़ते रहे, अपनी पढ़ाई जारी रखें।